आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पर चर्चा करेंगे, जो हमारी 10th साइंस और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम आज जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि है वो क्या है, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या उपयोग हैं, और साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। ये सब बातें जो 10th साइंस का पार्ट है और आने वाली पढ़ाई में आपको केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ने को मिलता है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी जिसका नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके नाम में पेरिस शब्द आया हुआ है। तो वास्तव में क्या है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाते हैं? जिप्सम से। और जिप्सम जब ये उस समय जब हम इसको देखते थे तब ये जिप्सम जो है वो पेरिस के अंदर पाया जाता था। तो चूंकि शुरुआती दौर में पेरिस के अंदर जिप्सम की बहुतायत देखी गई तो इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसको बनाते कैसे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? पीओपी। आपने देखा होगा, कई घरों में आप गए होंगे तो पीओपी की आपको छतें वगैरह दिखी होगी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन पीओपी से की गई होगी। आप कभी बाहर मार्केट में गए हो या आपके घर में भी कभी लेकर आए हो तो पीओपी के बहुत अच्छे अच्छे खिलौने आप लेकर आए होंगे। पहले पीओपी की जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती थी, आजकल उन पर प्रतिबंध है क्योंकि उनको पानी में डाल देने पर क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो इसलिए केवल खिलौने जो है हम पीओपी की जब भी आप उपयोग लिखें तो पीओपी के उपयोग में आपको खिलौनों को लिखना चाहिए, मूर्तियों को नहीं लिखना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पीओपी है ये आपने देखा हो तो हमारी जो घर की दीवारें हैं, एक बार जब दीवार बन जाती है तो उसके बाद में उस पर क्या करते हैं, पीओपी लगा के उसके बाद उसको कलर करते हैं ताकि दीवारें स्मूथ हो जाए। तो ये हमने हमारे डेली जीवन में हमारे आसपास हमने पीओपी का यूज देखा है। तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो हमने कहा कि ये जिप्सम से बनाया जाता है और शुरुआती दौर में जब इसका नामकरण पड़ा तब जिप्सम मुख्यतः कहाँ पाया जाता था? पेरिस में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए अगर हम इसके बनाने की विधि देखें कि बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि तो बहुत आसान है। इसके बनाने की विधि कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हर जगह नहीं लिखूंगा, पीओपी बनता है, पीओपी ही लिखूंगा, है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा हर बार? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका लोकप्रिय नाम है पीओपी। तो जिप्सम आप जब लेंगे तो जिप्सम को आपको कितने पर गर्म करना है? जिप्सम को आपको कितने पर गर्म करना है? जिप्सम को आपको गर्म करना है 373 के पर। यह आपका जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है और इसको आप गर्म करेंगे 373 के पर, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको गर्म करेंगे। ये क्या है? जिप्सम है। क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। पढ़ाते वक्त बेटा लिंक नहीं टूटना चाहिए, है ना। पढ़ते और पढ़ाते वक्त दोनों समय लिंक नहीं टूटना चाहिए। तो इसको बोलते हैं जिप्सम, CaSO4.2H2O, ये है आपका जिप्सम। और इसको कितने पर गर्म करते हैं? 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको आप गर्म करते हैं। तो जब आप इसको 100 डिग्री, मैं भी इनके नाम भी बताऊंगा आपको, रासायनिक नाम वगैरह सब बताऊंगा। तो जब इनको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो जिप्सम के अंदर क्या है, देखिए CaSO4.2H2O, डॉट लगकर जब भी H2O लगता है मतलब वो क्रिस्टलन का जल है ना। जैसे अगर कॉपर सल्फेट में देखें तो CuSO4.5H2O, तो 5 अणु क्रिस्टलन का जल है। फेरस सल्फेट में देखें FeSO4.7H2O, तो 7 अणु क्रिस्टलन का जल है। ऐसे ही FeSO4 के साथ में, अगर CuSO4 के साथ में .2H2O लिखा, मतलब इसमें कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु क्रिस्टलन का जल है और ये बन गया आपका जिप्सम। तो ये आपको इस जिप्सम को आप क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 अणु क्रिस्टलन का जल जिप्सम है, और जब आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे
तो ये देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, देखिए आधा H2O यहां, आधा अणु क्रिस्टलन का जल है, दिख रहा है यहां पे आपको, है ना। इस पर भी बात करेंगे हम। और प्लस अब आधा निकल गया तो कितना बचा, 1.5 और बचा, है ना। एक सही 1/2 बोलते हैं आप इसको, H2O। तो ये जो है इसको बोलते हैं आप POP, शॉर्ट नेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अब ये देखिए आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसको गर्म किया जिप्सम को, और ये CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा H2O, देखिए 2 H2O में से आधा H2O चला गया तो कितना बचेगा, 1.5 H2O बचेगा। मतलब ये जल आपका जो है, जल या पानी जिसको आप कह रहे हैं, वो यहां अलग हो गया। मतलब क्या हुआ कि जिप्सम को आप जब गर्म करेंगे तो उसमें जो क्रिस्टलन का जल होता है, 2 अणु, एक अणु आपका कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु आपके जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें। तो वो जो जब आप गर्म करते हैं तो उसमें से वो क्रिस्टलन का जल कितना निकल जाता है, उसमें से वो क्रिस्टलन का जल निकल जाता है 3/4, मतलब 75% क्रिस्टलन का जल निकल जाता है, और आपका ये 1/4 मतलब 25% क्रिस्टलन का जल उसके अंदर रह जाता है, और ये आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। अब एक मजेदार बात यह है कि अगर आपने इसको 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म किया तो फिर ये केवल जो है आपका CaSO4 रह जाएगा, ये भी जल निकल जाएगा। अगर ये केवल CaSO4 रह गया तो ये काम का नहीं है, ये जो कैल्शियम सल्फेट अब बनेगा ये आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका टेम्परेचर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपको लिखना चाहिए कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसको गर्म करना है, उससे आगे इसको गर्म नहीं करना है, ये POP फॉर्म होगा। तो ये बहुत सावधानी है इसकी, और ये आपका इस रंग का जल हो गया। अब मैं इसमें आपको इसके नाम जो है उनके बारे में बता देता हूं, है ना, कि ये इनके नाम क्या है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और जिप्सम है, ये जिप्सम है, तो देखिए यहां पर ये कैल्शियम सल्फेट, ये भी सीखना चाहिए आपको, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, डाइहाइड्रेट। और ये है कैल्शियम सल्फेट, यहां भी कैल्शियम सल्फेट है, देखिए आप, अर्धहाइड्रेट, क्या लिखेंगे, अर्ध, आधा। इसको अर्ध को हेमी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमी। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसको आप POP कह रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। तो अब देखिए इनके नाम है, मतलब अगर आप 7 होते तो हेप्टा लिख देते, है ना, 5 होते तो पेंटा लिख देते, 10 होते तो डेका लिख देते। तो ऐसे आपको लिखना, तो 2 है तो आप डाई लिखेंगे, आधा है तो आप क्या लिखेंगे, आधे पर क्या लिखेंगे, अर्ध या हेमीहाइड्रेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट आपका डाइहाइड्रेट जिप्सम है, इसको 373 पर गर्म किया तो मैंने कहा 75% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है, मतलब क्रिस्टलन का जो 75% जल है वो इसमें से क्या हो गया, निकल गया, और 25% क्रिस्टलन का जल इसके अंदर रह गया है। और ये आपका कैल्शियम सल्फेट जो है अर्धहाइड्रेट, आधा हाइड्रेट, और ये इसी को आप बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये इसके बनाने की विधि है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि कई बार यहां पर देखिए, अब ये सीखने वाली बात, एक बात बता रहा हूं, कई बार विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि साहब ये आधा अणु जल का क्या मतलब है, हमने तो कहीं नहीं देखा आधा अणु जल। तो आप ये समझिए यहां पर कि यहां क्या है कि ये 2 अणु जो है ना, 2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ में, एक्चुअली ऐसा है, 2 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 अणु जल का है ना, 1 अणु जल का है, मतलब जो क्रिस्टलन का जल है वो 1 अणु है, 2 अणु कैल्शियम सल्फेट, 1 अणु क्रिस्टलन का जल। मतलब ये ऐसा देखिए, ये एक्चुअल में ऐसा है, ट्वाइस CaSO4 डॉट H2O है, मतलब 2 अणु कैल्शियम सल्फेट और 1 अणु क्रिस्टलन का जल, ठीक है। अब इसी को आपने ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, 1 अणु कैल्शियम सल्फेट और आधा अणु क्रिस्टलन का जल। तो इसको हम ये बोलते हैं, इसके लिए हम यहां कहेंगे कि ये इफेक्टिवली, मतलब इसमें आप प्रभावी रूप से ये मान कितना है, मतलब 1 अणु अगर कैल्शियम सल्फेट का है तो उसके साथ कितने अणु वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलन का जल है, तो आधा अणु। तो ये प्रभावी क्रिस्टलन का जल बोलते हैं इसको, कि 1 अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ
प्रभावी क्रिस्टलन का जल आधा अणु है, इसलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। तो आपकी जो 10th की एनसीईआरटी की बुक है उसने इसको इस तरीके से लिखा है, CaSO4.12H2O। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, चलिए, नॉलेज की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो एक बार सीख लीजिए, है ना। जब हम बात करने निकले हैं तो सीख लेते हैं, है ना, बाद में आपके कभी काम आ जाएगा। जैसे इस पूरी इक्वेशन में आप 2 का गुणा कर दीजिए, चलिए, तो 2 का गुणा करते तो देखिए क्या होगा, ट्वाइस CaSO4.2H2O, ये 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया 373 के 100 डिग्री सी, ये भी लिख दिया आपने, ठीक है। अब यहां भी 2 का गुणा करो, तो ये 2 का कर दिया आपने पूरे में, CaSO4.12H2O कर दिया। अब यहां भी 2 का गुणा कर दो, तो 2 गुणित और ये 1 से ही 1/2H2O है, तो ये हो गया 3/2H2O, ठीक है ना। इसको 3/2 लिख लीजिए। अब आप देखिए, इसको ध्यान से काटें, इसको देखिए अब और लिखें इसको, तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये तो ऐसा कैसा लिख लीजिए, ट्वाइस CaSO4.2H2O, मतलब आपका हो गया, ये आपने लिख दिया, ये देखिए, ये तो वही आपका जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना। अब इसके कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए देखा जाए तो। अब देखिए यहां देखना, अभी 2 का अंदर गुणा करिए, तो ये हो गया ट्वाइस CaSO4, हो गया डबल, और देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, तो फिर कितना बच जाएगा, केवल H2O बन जाएगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया, अब देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये 3 H2O रह जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने जो बात बताई थी वही है कि नहीं, ये 75% आपका पानी अलग निकल गया, 3/4 हिस्सा, और ये 1/4 हिस्सा आपका क्रिस्टलन का जल इसके साथ रह गया। अब देखिए मैंने जो बात बताई थी आपको कि 2 अणु आपके कैल्शियम सल्फेट और 1 अणु आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल है, और ये व्यवस्था आपकी कहला रही है पीओपी, और इसको भी आपने क्या बोला, पीओपी। ये दोनों ही पीओपी है, कोई आप उसको लेकर संशय मत पालिएगा, ये भी पीओपी है, ये भी पीओपी है। बस ये कि ये इफेक्टिवली प्रभावी रूप से उसमें बताने का प्रयास किया गया। ये वाला सॉरी, ये वाला भी पीओपी है ना, हाँ, मतलब यही वाला, यही हिस्सा, ये वाला जो है ये भी पीओपी। मतलब फिर कितना है इसमें, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ, अगर आप 1 अणु जल का बोलना चाहें तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 अणु क्रिस्टलन का जल है, या प्रभावी रूप से आप बोलना चाहें तो 1 कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु क्रिस्टलन का जल है। इसलिए उसको इस तरीके से, मतलब पीओपी का कभी सूत्र आए तो आप ये भी लिख सकते हैं, और पीओपी का अगर कभी सूत्र आए तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी पीओपी का सूत्र है और ये भी आपका पीओपी का सूत्र है, दोनों ही आपके पीओपी के सूत्र है। अब कोई डाउट रहा आपको, नहीं है ना। देखिए क्या किया आपने, 2 का गुणा कर दीजिएगा पूरा, और ये तो ऐसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि ये तो आपका जिप्सम का फार्मूला है, उसके 2 अणु हो गए, और ये इसमें अंदर 2 का गुणा कर दीजिए, गुणा करते ये 2 CaSO4 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कटेगा, तो ये आपका केवल बचेगा H2। तो अब ये आपका हो गया, है ना, ये पीओपी हो गया। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, क्योंकि 1 से 1/2 को क्या लिखेंगे आप, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 H2, और 2 का गुणा करा तो 2 से 2 कट गया, तो 3 H2 आया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये वही तो बात हो गई ना कि 3/4 भाग बाहर हो गया, है ना, और 1/4 भाग इसके साथ जुड़ गए, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ये आपको 10th के बच्चों को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि जो आधा अणु क्रिस्टलन का जल रहता है, इसका मतलब क्या है, वो प्रभावी रूप से जो है 1 कैल्शियम सल्फेट के अणु के साथ आधा अणु क्रिस्टलन का जल बताया गया है। तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। अब हम लेंगे इसके साथ में कि इसके गुण क्या है। तो पीओपी के गुण में आप क्या करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आप लिखिएगा कि यह श्वेत चूर्ण है। मतलब पीओपी कैसा होता है, व्हाइट होता है। पीओपी कैसा होता है, पीओपी जो है वो श्वेत चूर्ण होता है, अर्थात व्हाइट होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी आप जरूर गुण के अंदर जल के साथ क्रिया कराइएगा, जल के साथ क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण लिख रहा हूं। ये एग्जाम में एक अलग से प्रश्न आ सकता है कि पीओपी की जल के साथ क्रिया लिखिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, पीओपी की जल के साथ क्रिया लिखिए। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर में और 2 नंबर में जो बन सकते हैं वो ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम लिखिए। तो ये हो गया रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, एक बात। दूसरी इसका सूत्र लिखिए, तो CaSO4.12H2O, आप वो भी लिख सकते थे 2CaSO4.H2O, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का ये सूत्र हो गया, है ना। देखिए मोटी मोटी बातें ये हो गई कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र, ये रासायनिक नाम। अब जल के साथ क्रिया, अब जल के साथ क्रिया में क्या होगा, देखिए जल के साथ जब क्रिया लिखेंगे तो आपको अगर ये याद है तो इसी को आप पलट दीजिएगा, तो ये जल के साथ क्रिया हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये
इसका क्या होगा, हाइड्रेशन होकर, या लिख देता हूं मैं, ओके, हाइड्रेशन होकर जिप्सम बनता है। मतलब क्या हुआ, उल्टी रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन को इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, मतलब आपको दो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद करना है। देखिए ये आपका हो गया पीओपी की जल के साथ क्रिया है ना, तो पीओपी ले लो पहले, तो पीओपी हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हो गया पीओपी। अब जल के साथ क्रिया करिए, तो ये ले लीजिए आप, 1 सही 1/2 H2O हो गया, कोई टेम्परेचर नहीं, क्योंकि पानी के साथ तो वैसे ही क्रिया कर लेता है ना। एक बार पीओपी बन गया, अगर आपने इसमें जरा सी आर्द्रता या नमी भी रखी, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बेकार होने लगता है ना। तो ये आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब कठोर होने लगेगा, जिप्सम में बदलेगा। तो हाफ H2O जब भी आप इसको जल के साथ धीरे धीरे इस तरीके से मिलाते हुए, है ना, तो इसका ये काम क्या है, जल के साथ क्यों मिलाते हैं। देखिए पीओपी को आप जब जल के साथ मिलाते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको क्या करते हैं, जब हड्डियां टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, हड्डियों को व्यवस्थित सेट करता है, और सेट करने के बाद पानी के साथ पीओपी का लेप चढ़ाता है उसके ऊपर, है ना, तो आधे घंटे में वो कठोर हो जाता है। तो ये आपका पीओपी और जल, देखिए उल्टी है यहां से, अगर इसको आपने तैयार कर रखा है तो उसको ऐसा कैसा उल्टा लिख दीजिए और टेम्परेचर मत लिखिएगा। तो ये हो गया CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम, ये हो गया आपका जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप जल के साथ क्रिया कराएंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा। देखिए जिप्सम को जब आपने गर्म किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 373 केल्विन पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, और आधा जो है क्रिस्टलाइन का जल बाहर हो गया, ठीक है। मतलब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, जल निकलेगा। अब यही आपका, अगर आपने इसको जल के साथ क्रिया कराई तो ये फिर आपका क्या बना देगा, जिप्सम। ये आपका कठोर ठोस है, सॉलिड एकदम। तो ये कठोर ठोस है जो आपका वो हड्डियों वाला जो गुण जिसको हम कह रहे थे कि वो हड्डियों को एक जगह स्थिर रखकर उनको जोड़ने के लिए, तो एक जगह स्थिर रखने पर, जब आप हड्डियों को जोड़ना चाहते हैं तो एक जगह स्थिर रखने के लिए आप क्या करते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं पानी के साथ, तो वो जिप्सम बना लेता है। और ये जिप्सम जो है उसके बाद जिसको पट्टा चढ़ाना कहते हैं अपन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा चढ़ाते हैं, तो पानी के साथ बनाते हैं बेटा इसको। तो पानी के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, वो कठोर पदार्थ जिप्सम में बदल जाता है। तो आधे घंटे बाद तो वो इतना कठोर हो जाएगा कि फिर आपकी जो हड्डियां हैं वो एक ही जगह बिल्कुल जुड़ी हुई स्थिर बनी रहेगी। तो ये जल के साथ इसकी जो क्रिया है, ये 2 गुण आप अवश्य एग्जाम में लिखिएगा। अब यहां पर अगर इसके उपयोगों की सूची बनाएं, है ना, कि उपयोग क्या है, तो बहुत उपयोग आपको नहीं लिखना, लेकिन एग्जाम में 1-2 उपयोग आपको जरूर लिखना चाहिए। जैसे एक तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग अभी हाल मैंने बताया, क्या है वो, कि जो हड्डियों को जोड़ते समय क्या करते हैं, उसको एक जगह हम क्या करना है, हमको उसको हड्डियों को जोड़ते समय हम उन्हें एक जगह स्थिर रखते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में, अगर आपको ये शब्द याद नहीं आए तो आप वो डॉक्टर की पूरी वो लिख दीजिएगा यहाँ पे, कि डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डियों को बिल्कुल मिला लेते हैं, एक जगह सही तरीके से मिलाते हैं और उसके बाद पीओपी का पट्टा चढ़ा देते हैं, खत्म। एक जगह स्थिर रखना है। अगर आपको, क्योंकि कुल मिलाकर बात समझना है, ये शब्द नहीं रटना है, ये तो आदर्श शब्द है कि टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने पर। याद रखिएगा, जुड़ने का जो काम है वो हमारी बॉडी नेचुरली करती है, पीओपी नहीं जोड़ता है। आप तो क्या करते हैं, पीओपी का यूज क्या है, पीओपी का यूज ये है कि जैसे एक हड्डी टूट गई तो इसको ऐसे एक जगह स्थिर रखने का काम पीओपी करेगा, फिर जोड़ने का काम तो अपने आप होगा, है ना। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी की जो पावर है वो उसको जोड़ेगी। आपको तो केवल हड्डियों को एक जगह स्थिर रखना है, इधर उधर नहीं रह जाए, तो वो काम कौन करता है, पीओपी करता है। दूसरी बात, दूसरा इसमें लिखेंगे खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में मेरी राय आप मत लिखिएगा, तो खिलौने बनाने में, है ना। फिर आपका छत व दीवारों को स्मूथ बनाने में, स्मूथ मतलब चिकना बनाने में, ताकि आप उस पर पेंट कर सकें। तो छत और दीवारों को स्मूथ बनाने में, ये तीसरा हो गया बेटा, ये थर्ड है ना। एग्जाम में केवल 2 पूछे जाते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में एक और बता देता हूं मैं आपको, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी इसका यूज होता है ना, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में।
और बता देता हूं मैं आपको, हम जब प्रयोगशाला में, जो केमिस्ट्री लैब में जब प्रयोग करते थे, और उस समय क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई गैस वगैरह लीक होती थी तो हम क्या करते थे, पीओपी लगा देते थे उसके आसपास, तो वो गैस की लीकिंग को क्या करता था, बंद कर देता था। तो ये भी एक आप लिख सकते हैं, कभी याद आ जाए तो कि ठीक है, अगर जिन उपकरणों में से गैस लीक हो रही है तो वहां भी आप पीओपी का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो 4 उपयोग मैंने लिखे हैं यही अपने आप में बहुत सफिशिएंट हो जाएंगे। पहला क्या है, फर्स्ट बोलिए, टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में। दूसरा क्या बनेगा, खिलौने बनाने में। तीसरा जो है वो छत और दीवारों को स्मूथ बनाने में, पीओपी की छत बनाते हैं ना, बनाते हैं, और दीवारों पर भी क्या करते हैं, पीओपी कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, पेंट करना आसान हो जाता है। अब यहां एक देखिए, अब आपके कितने सारे प्रश्न बन गए इसमें, आप देखिए ध्यान से, कितने सारे प्रश्न बन गए अगर आप देखें तो। अब आप देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका एक तो ये हो गया कि इसके बनाने की विधि, ठीक है। तो अभी आपके हो सकता है कि अभी चूंकि ये एग्जाम में आपके इस वर्ष केवल 2 नंबर का ही है ना, लेकिन आने वाले समय में तो ये 4 अंक का प्रश्न है, तो बनाने की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अभी आप देखें मोटे मोटे तौर पर, मैं अभी इस वर्ष के लिए अगर बताऊं आपको, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम, तो कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। सूत्र इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.12H2O। अब मेरा एक आपको एक ये हो गया। उसके बाद इसके 2 उपयोग पूछ सकते हैं, तो इसके उपयोग है टूटी हड्डियों को एक जगह स्थिर रखने में और खिलौने बनाने में। याद आ जाए तो छत और दीवारों को स्मूथ बनाने में और फायर प्रूफ मटेरियल में। जो भी हो 2 लिखना है, जितना पूछे उतना ही लिखना है एग्जाम में। फिर उसके बाद में एक बात याद रखिए, जैसे आपको अगर जल के साथ क्रिया लिखना है, ये एक प्रश्न बना रखा है आपकी एनसीईआरटी की बुक ने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया लिखी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ क्रिया करेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो क्या होगा, जल के साथ क्रिया करने पर वो एक कठोर ठोस पदार्थ बनाएगा जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, और इसी से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। तो ये जल के साथ क्रिया कराएंगे तो याद रखें। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आप बनाने की विधि को तैयार कर लीजिए कि जिप्सम को आप 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो यह ½ H2O अलग कर देना और एक से 1/2 मतलब 3/2 H2O अलग कर देना। तो ये क्या हुआ, यही रिएक्शन आप वापस इधर लिख देना ऐसे उल्टा कर, तो ये आपका हो जाएगा जल के साथ क्रिया। मतलब ये दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को केवल उलट कर लिखना है। यहां ध्यान रखना, यहाँ टेम्परेचर लिखना है या कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना आप। और अब अगर ये ऐसा कर पाते तो एक प्रश्न और ये हो गया। तो अब देखिए कितने सारे प्रश्न हो गए, बनाने की विधि हो गई, जल के साथ क्रिया हो गई, रासायनिक नाम हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया, उपयोग हो गया। अब एक लास्ट बात कि पीओपी को, एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको कि पीओपी को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को, एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, मतलब उसको मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। मतलब जब भी आप यहां जाएंगे कहीं, मान लो किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाएंगे या कहीं देखेंगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक ऐसे कंटेनर में रखा जाएगा जब बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी। तो आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, मतलब जब उसका यूज होता है तभी उसको निकालते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो वो क्यों है वो तो यहां दिख रहा है, ये हो रहा कि अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, नमी से क्रिया करेगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, धीरे 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 धीरे, जैसे अगर आपने उसको एयर टाइट में नहीं रखा है ना, और आर्द्रता, जैसे आर्द्र मतलब क्या हुआ, वहां पे नमी भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है ना। तो फिर अगर आपने आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखा उसको, तो क्या होगा, आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा कि वो आर्द्रता के साथ में संपर्क में आएगा, और आर्द्रता के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो उसका हाइड्रेशन होगा, है ना, ये लिखा ना, हाइड्रेशन होगा। और हाइड्रेशन होकर वो धीरे 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 क्या होगा, वो क्या करेगा, अपना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो धीरे धीरे किस में बदलता जाएगा, जिप्सम में बदलता जाएगा। तो वो किसी काम का आपका नहीं रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। अगर आपने नहीं रखा तो क्या होगा, ये इसका हाइड्रेशन होगा, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होगा। तो आप बोलना बहुत धीरे धीरे हाइड्रेशन होगा, और धीरे धीरे हाइड्रेशन होकर ये सिर्फ एक बिना काम का, मतलब कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। मतलब ये फिर ये बाद में किसी कोई वर्क का, इससे कोई वर्क की आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये आप बोलेंगे कि धीरे धीरे इसका क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है, और धीरे धीरे हाइड्रेशन होने से ये क्या है, फिर बाद में किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड इतनी सारी बातें हमने की कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। तो हमने कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा कि जिप्सम जो है प्रारंभिक दौर में पेरिस में पाया जाता था, तो हमने कहा इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। और इसके बनाने की विधि क्या है कि वही जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। तो गर्म करने पर क्या हुआ,
जिप्सम जो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, 2 अणु क्रिस्टलन का जल है तो डाइहाइड्रेट बोलेंगे, आधा अणु क्रिस्टलन का जल है तो अर्धहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जिप्सम लिया CaSO4.2H2O, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने 373 केल्विन, इन दोनों में से कोई एक बात लिख दीजिएगा, दोनों नहीं लिखना है। तो CaSO4.12H2O और प्लस आधा 1.5H2O आपका यहाँ अलग हो गया, और ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट हो गया। मैंने आपको इसके बारे में ये भी बताया कि अगर आप आधा नहीं लिखना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे। फिर इसका गुण है कि ये श्वेत है, फिर ये आपका जो है जल के साथ क्रिया करने पर तो इस क्रिया को आप उल्टा लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, उपयोग टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर करने में, खिलौने छत दीवारों को स्मूथ बनाने में, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो एयर टाइट करने के लिए उपकरणों को। और इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ताकि हाइड्रेशन को रोका जा सके, और हाइड्रेशन अगर हो गया तो फिर ये पीओपी हमारा किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये खराब हो जाएगा। जब इसका हाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर ये क्या होगा, ये बाद में पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो इसलिए आप इसको काई में रखते हैं, आर्द्ररोधी बर्तन के अंदर रखा जाता है। तो रेगुलरली हम इस तरह की आधे घंटे की क्लास लेते रहेंगे, 20-25 मिनट डेली, और आपका समय यही रहेगा सवेरे 8 बजे।